विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। कहते हैं कि इस धरती पर अगर ईश्वर के बाद कोई विधाता है तो वो है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। तभी तो कहते हैं अन्नदाता सुखी भव। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती है और गांव का प्रमुख व्यवसाय होता है खेती और पशुपालन। हमारे कुछ किसान तो खेती करते हैं और कुछ किसान पशुपालन, और कुछ किसान ऐसे हैं जो खेती और पशुपालन दोनों साथ में करते हैं। वैसे देखा जाए तो जब हम खेती और पशुपालन को साथ में करते हैं तो हमें लाभ भी ज़्यादा मिलता है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे खेती और पशुपालन पर, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो सफल और नवाचारी प्रगतिशील किसान, जिनमें से एक है हिम्मत सिंह जी और दूसरे हैं नानाग्राम मीणा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रगतिशील नवाचारी किसान हिम्मत सिंह जी से। हिम्मत सिंह जी का परिचय मैं आपको सबसे पहले दे देती हूँ कि हिम्मत सिंह जी जो है वो एक बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, जिला जयपुर कोटपुतली से। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हिम्मत सिंह जी का। हिम्मत सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हिम्मत सिंह जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी आपने कौन कौन सी फसलें उगा रखी हैं और कैसे आप खेती करते हैं? अभी हमने आप इस समय में गेहूं की और सरसों की कुछ चना बो रखा है जी उसके लिए पानी फव्वारा सिस्टम लगा रखा हमने। जी टाइम पे फव्वारा सिस्टम देते हैं, और जब हवा का प्रकोप शीतलहर का या चलता है तो कुछ ताज़ा पानी देने की कोशिश करते हैं और देते हैं फव्वारा से, ताकि शीतलहर का प्रकोप कम हो। और उससे भी बेहतर अगर कोई ज़्यादा चलती है तो हम जिस दिशा से, उत्तर दिशा से ठंडी हवा आती है, उसमें कुछ फूस फटक डाल करके धुआं का सिस्टम कर देते हैं रात को, ताकि शीतलहर से बचाव हो सके सरसों का। जी ये खेती सरसों के और गेहूं की फसल है। इस टाइम पे दूसरा या तीसरा पानी चल रहा है, उसकी निनाई गुडाई कर रहे हैं, खरपतवार की दवाई दे रहे हैं स्प्रे से, और बढ़िया तरीके से फव्वारे से सिंचाई हो रही है। जी हिम्मत सिंह जी, जैसे हमने सुना है कि आप तरबूज की खेती भी कर रहे हैं, तो आप तरबूज की खेती कैसे करते हैं? तरबूज की खेती पहले तो उस खेत को बाजोत करके पूरी तरह से तैयार करते हैं। उसके बाद ड्रिप सिस्टम लगा रखा है हमने, उसमें वो काटते हैं, बेड बनाते हैं, बेड बना करके उसके ऊपर पानी छोड़ते हैं, ड्रिप सिस्टम से पूरा बेड गीला कर देते हैं। उसके बाद बीज को उपचारित करने के लिए 10 से 15 घंटे पानी में भिगोते हैं, और भिगो करके बेड में लगा करके अंदर कमरे में, गर्म कमरे में रखते हैं, ताकि 24 घंटे के अंदर वो अंकुर जाता है। उसके बाद में वो बेड पे चोब दिया जाता है। चोबने के बाद में उसको कपड़े से, सर्दी से बचाव के लिए पूरा कपड़ा कवर करके ढक देते हैं, और बाद में 10 या 12 रोज के बाद में ड्रिप सिस्टम से दोबारा पानी देते हैं, ताकि वो सुरक्षित अर्जित हो जाता है। तो आप अभी पशुपालन भी कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। हाँ जी। तो पशुपालन के अंतर्गत आपने अभी कौन कौन से पशुओं को रखा हुआ है और कैसे आप अपने पशुओं की सार संभाल करते हैं? पशु इस टाइम में गाय हैं और भैंस हैं, दोनों पशु हम पालन करते हैं। इस टाइम पर ज़्यादातर गाय का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, ताकि गाय के गौमूत्र भी काम आता है और गोबर भी बढ़िया काम आता है। गोबर होता है वो खेती में डालने के लिए बहुत ही उपयोगी है। गौमूत्र से स्प्रे भी सब्जी के ऊपर करते हैं, ताकि फफूंद नाशक, कीटनाशक कोई प्रकोप ना हो, और जैविक खेती भी अपना दी जाती है गौमूत्र के हिसाब से। उसको खाने के लिए जैसे खड़ा है, बिनोला है, चूरी है, ये खिलाते हैं दोनों टाइम। बाजरा भी बना करके खिलाते हैं, इससे पशुपालन होता है। और वो जो बछड़े देती हैं या पार्टी देते हैं, उससे भी 2 या 3 साल में तैयार हो जाते हैं, वो भी जमींदार को बेनिफिट मिल जाता है। तो हिम्मत सिंह जी, अभी आपने सब्जियां भी उगा रखी है ना? जी हाँ। तो आपने कौन कौन सी सब्जियां अभी उगा रखी है? कैसे आप अपनी सब्जियों की खेती करते हैं? किस तरह से आप अपनी सब्जियों को मार्केट में बेचते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। जैसे अब की बार लगा रखी है हमने, टमाटर लगा रखे हैं जी। और गोभी लगा रखी है। तो गोभी की देखभाल, जैसे कीटनाशक कोई होते हैं उसको स्प्रे करते हैं, जी।
और तुड़ाई करके हम मंडी बाज़ार बेचते हैं। तो ज़्यादा अगर वो होता है तो पिकअप भर के दिल्ली या जयपुर भेज देते हैं। जी। थोड़ा उत्पादन होता है तो कोटपुतली मंडी हमारे नज़दीक लगती है, कोटपुतली बेचते हैं। जी। वहाँ से भाव बढ़िया मिलता है। और वहाँ से टमाटर है, इस टाइम में टमाटर चल रहा है, टमाटर की तुड़वाई करते हैं, कैरेट भरते हैं, कैरेट भर के गाड़ी लोड करके दिल्ली या जयपुर बेच देते हैं। हल्का कम सामान होता है तो कोटपुतली नज़दीकी मंडी है, इसलिए टमाटर की फसल और गोभी की फसल इस पर बढ़िया उत्पादन दे रही है किसान को। ठीक है, तो आप अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते हैं? कौन कौन सी आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जैविक करते हैं या रासायनिक करते हैं, और किस तरह से उनकी सार संभाल करते हैं? खेती को जैविक ज़्यादा करते हैं हम तो, जैसे अच्छा। गोबर की खाद डालते हैं, गौमूत्र है उसका स्प्रे करते हैं। गौमूत्र से जैविक के बराबर खेती उत्पादन होती है। और गोबर पहले डालते हैं, उसके बाद बहुत जुताई करते हैं। कुछ गर्मी के उत्पादन के लिए जैसे कबूतर की भींट होती है, मुर्गे की भींट, और भींट का भी हम प्रयोग करते हैं। मतलब पूरी तरीके से आप जैविक हाँ। ठीक है। तो उससे उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। हाँ। और सर्दी को भी बचाव रखता है वो भींट वाला खाद, वो डालते हैं। और ऊपर से कपड़ा रखते हैं, रात को कपड़ा रखते हैं, सुबह मौसम साफ होने पर उस कपड़े को हटाते हैं, फिर दोबारा शाम को लगा देते हैं। इससे फसल बढ़िया मिलती है, जमींदार को अच्छा उत्पादन होता है। मतलब जैविक खाद और जैविक उर्वरक आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लागत भी कम आती है। जी, और लागत आमदनी भी आपको ज्यादा मिलती है। लागत भी कम होती है और आमदनी भी बढ़िया मिलती है, और फल ग्रोथ भी बढ़िया करता है। अच्छा। उससे तो इसलिए वो उत्पादन बढ़िया मिल जाता है जमींदार को। और 1 एकड़ में करीब करीब 100 से 125 कुंटल तक तो तरबूज की पैदावार बढ़ जाती है जी। वो 8 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जाता है, तो जमींदार को अच्छा इनकम हो जाता है। और तरबूज की खेती में जैसे मजदूरी कम लगती है, मेहनत कम होती है, मेहनत कम लगती है, और दवाई भी स्प्रे भी कम होती है जी। और जल्दी ही वो निमट जाता है। तरबूज की खेती में हम क्या करते हैं, साथ में मिर्ची भी लगा देते हैं। तो तरबूज की खेती तरबूज की खेती के साथ मिर्ची लगाने का क्या उद्देश्य है आपका? उसका उद्देश्य है कम खर्चे में दोनों फसल तैयार करना। अच्छा। जैसे तरबूज है दिसंबर लास्ट में लगता है या जनवरी फर्स्ट में, और मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में पूरा हो जाता है जी। उसके बाद में मिर्च चलती है लंबी। तरबूज नीचे रह जाता है, पेलेडी का होता है, मिर्च ऊपर आ जाती है, वो लंबी चलती है, वो नवंबर दिसंबर तक चलती है। उसकी लंबी पैदावार से जमींदार को अच्छी इनकम मिल जाती है और भाव भी बढ़िया मिलते हैं। अब की बार तो और भी अच्छे भाव रहे, जमींदार की इनकम बढ़िया रही। और मिर्च की खेती लंबी 4-5 महीने लगातार चलती रहती है, ताकि जमींदार को बेनिफिट बढ़िया हो जाता है। मतलब आप दोनों फसलों को एक साथ उगाते हैं तो खाता की खर्चा नॉर्मल हो जाता है और इनकम बढ़िया बढ़ जाती है। इनकम बढ़िया हो जाती है, बिल्कुल। तो मतलब ये तो बात हुई जैसे कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि आपने दोनों फसलें भी उगा दी और आपका उत्पादन भी ज्यादा हो गया, और एक फसल आपने पहले उसको बेच दिया मार्केट में और दूसरी फसल को आपने आने वाले समय में बेच दिया। बिल्कुल। तो हिम्मत सिंह जी, अभी आप खेती के लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाते हैं? जैसे कि कुछ विधियां होती है ड्रिप इरिगेशन, कुछ होती है फव्वारा पद्धति, सिंचाई पद्धति, तो आप कौन सी पद्धति को अपनाते हैं? दोनों हैं। सब्जी के लिए तो ड्रिप इरिगेशन अपनाते हम जी। सब्जी में कम पानी चाहिए और कम समय में तैयार हो। 2-3 घंटे में 2 हेक्टेयर जमीन ड्रिप के सिस्टम से पानी पिलाया जाता है जी। और ड्रिप के लिए सरकार ने 60-70% अनुदान देती है जमींदार को। हाँ। तो उससे ड्रिप सिस्टम लगा रखा हमने। बिल्कुल। और जौ और सरसों में जो है वो फव्वारा सिस्टम लगा रखा है, ताकि पानी की बचत हो और खेती भी अच्छी हो, जमीन भी उलगी रहे, जिससे फसल भी बढ़िया मिले। वो फव्वारा सिस्टम लगा रखा है। फव्वारा चलाने में इस टाइम में पानी की किल्लत हो, राजस्थान में बारिश तो होती नहीं, बिल्कुल, तो पानी की तो किल्लत हो ही रही है। फव्वारा से पानी की बचत हो जाए, कम पानी में भी आदमी खेती जमींदार अपनी कर लेता है, ताकि अच्छी इनकम स्रोत बन जाते हैं जमींदार के। इसलिए जमींदार फव्वारा और ड्रिप सिस्टम में ही इस टाइम ज़्यादा हुआ है और इससे फायदा भी होता है। जी, इससे फायदा भी होता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा, हमारे जो प्रगतिशील किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि अभी भारत में, राजस्थान में स्पेशली, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो ऐसे में बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति जो है वो काफ़ी लाभदायक मानी जाती है, और इसके लिए सरकार जो है वो अनुदान भी देती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हमारे किसान भाई से आज का किसानों के लिए क्या संदेश या सलाह है। तो हिम्मत सिंह जी, आप जाते जाते हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप सिस्टम अपनाएं और फव्वारा सिस्टम अपनाएं, ताकि पानी की बचत हो और इनकम भी जमींदार को बढ़िया हो। मेरा तो यही मानना है। तो हिम्मत सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए, आपने ढेर सारी जानकारियाँ हमारे किसानों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अब मिलते हैं हमारे दूसरे प्रतिभागी किसान से, नाना ग्राम मीणा जी से, जो कि हैं गांव खोरा मीणा,
तहसील आमेर, जिला जयपुर से। नानाक्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी नानाक्राम मीणा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने अभी कौन कौन सी फसलें उगा रखी हैं और कैसे आप अपने फसलों की सार संभाल करते हैं। अभी हमने जो गेहूँ, चने, ये जो मुख्य फसलें होती है इस सीजन की, वो उगा रखी हैं और उनको समय समय पर पानी के लिए फुहारा सिस्टम लगा रखा है। और अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, कोहरा रहता है, उसके बचाव के लिए जो कचरा होता है उसकी वो जलाकर थोड़ी धुआं कर देते हैं, उससे कोहरे से बचाव कर लेते हैं। जी, पाले की चपेट में नहीं है, सर्दी की चपेट में नहीं है। ठीक है। हमने सुना है कि आप कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो अभी आप कौन कौन से पशु आपने रखे हुए हैं और कैसे आप पशुपालन करते हैं। कृषि के साथ पशुपालन जरूरी है, क्योंकि अभी गाय, भैंस, बकरी ये मुख्य मतलब पशुपालन में यहाँ हमारे राजस्थान में लोकल में ज़्यादातर ये ही पशुपालन में आते हैं। और कृषि से जो चारा, हरा चारा हो चाहे सूखा चारा हो, वो पशुओं के काम आ जाता है। और पशुओं का खाद व मूत्र कृषि में काम आ जाता है जी। तो इससे किसानों को दोहरा लाभ होता है और करना भी चाहिए। काम में काम, एक पन दो काम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप जो गाय, भैंस, जो भी आपने पशु रखे हुए हैं, उनका दूध आप डेयरी में देते हैं या फिर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। उनका जो घर में आवश्यकता होती है उतना दूध घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ दूध डेयरियाँ लगी हुई हैं, जयपुर पास में ही है, जयपुर में भी लोग सप्लाई के लिए ले जाते हैं, उनको भी हम दे देते हैं। तो नानाक्राम जी, अभी आपने बताया कि आप अपने पशुओं के दूध को जो है वो डेयरी में दे देते हैं, अपने दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे आप डेयरी में दे देते हैं। तो अभी जैसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप पशुओं के लिए हरा चारे की जो व्यवस्था है वो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरे चारे की व्यवस्था के लिए अभी इस सर्दी के सीजन के हिसाब से रंजका, काछनी, सरसों के पत्ते, ये मुख्य मतलब चारे में हम उपयोग लेते हैं, ताकि पशुओं का दूध ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दूध ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी मतलब कीमत भी हमें अच्छी मिलती है, तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। और बाँट में सर्दी का टाइम है, तो सर्दी से बचने के लिए जो बाजरा है, मक्का है, इनका जो मिक्स डेयरियों से बाँट आता है वो देते हैं, ताकि उससे सर्दी नहीं लगे और दूध उत्पादन ज़्यादा मिले। तो वो बाँट आप घर पे बनाते हैं या बाहर से आप उसको नहीं, बाहर से भी ले लेते हैं और घर का भी हम हमारे हिसाब से जो रीति रिवाज के हिसाब से देते आए हैं। बुजुर्गों का जो पहले से बनाया हुआ प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सर्दी अगर ज़्यादा होती है तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे बाजरा हुआ, उसका रेशा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सर्दी कम होती है तो उस हिसाब से उसको कम कर देते हैं। अच्छा, तो वो आप सीधा देते हैं या उसको आप किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं, उसमें गुड़ भी मिलाते हैं, मेथी भी मिलाते हैं। अच्छा। और खड़ भी मिलाते हैं, जैसे अभी इस टाइम तिल की खड़, मूंगफली की खड़, ये जरूरी है देना। बिल्कुल। तो अभी जैसे खेती के कई नए विकल्प भी हैं, जिनमें से जैविक खेती भी है, संरक्षित खेती भी है, तो क्या आप इस तरह की खेती को इस्तेमाल करते हैं या आप परंपरागत खेती को ही अभी कर रहे हैं। नहीं, परंपरागत खेती कर रहे थे, पर अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का भी मतलब हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। जैसे फंवारा सिस्टम है, पानी को स्टॉक करो, स्टॉक से फिर वापस फंवारे में बूंद बूंद सिस्टम पे आ गए हैं। ड्रिप सिस्टम भी पेड़ पौधों के लिए हमने कर रखा है, ताकि उससे कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पनपा सकें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। नानाक्राम जी, अभी आपने बताया कि आप सरसों और गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो अभी आप क्या सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं, सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। सब्जियों में भी हमने अभी मौसम के अनुसार जो सब्जियां होती है, गाजर हुई, मूली हुई, प्याज हुए, लहसुन हुआ, धनिया हुआ, वो हमने कर रखा है। तो उससे भी हमारे को दोहरा लाभ है कि एक तो इस मौसम की सब्जी हमें घर में ताज़ा खाने को मिल जाती है, दूसरी जो बचती है वो मार्केट में उचित मूल्य में हम बेचते हैं, उससे हमारा खर्चा मतलब जो आता है उसमें हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे प्रगतिशील और नवाचारी किसान
नानाग्राम मीणा जी। नानाग्राम मीणा जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारियाँ हमारे किसानों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, देखा आपने अभी हमारे प्रगतिशील और नवाचारी किसान हिम्मत सिंह जी की बातें और साथ ही साथ नानाग्राम मीणा जी की बातें। हमें उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी से प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। और जाते जाते बस यही संदेश कि क्या आपने अपनी पूरी कमाई कभी खुले आसमान के नीचे रखी है? नहीं ना? अगर आप रख भी देंगे तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। तो सोचिए, हमारे किसान अपना पूरा खेत, अपनी पूरी कमाई एक खुले आसमान के नीचे यूं ही रख देते हैं ताकि हम सभी का पेट भर सके। इसीलिए तो कहते हैं कि हम करेंगे अन्न का सम्मान और साथ ही साथ हमारे अन्नदाताओं का भी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन लेता है आपसे आज्ञा। फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।